नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 7 सितंबर 2014 रविवार। और ये वीडियो कारगिल के ऊपर है कि कैसे अमेरिका कारगिल का युद्ध जीत गया और भारत और पाकिस्तान दोनों कारगिल का युद्ध हार गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कारगिल का युद्ध हार गए, क्यों हार गए और कैसे ये पूरा समाचार भी दबा दिया गया कि वह अमेरिका युद्ध जीत गया है, भारत तो युद्ध हार गया है, और उससे क्या इम्पोर्टेंट नतीजे निकलते हैं और भविष्य में कैसे ये सिचुएशन रिपीट ना हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आप YouTube पर राइट टू रिकॉल ग्रुप में जाके कारगिल और मिलिट्री, ये दो कीवर्ड पर आप सर्च करेंगे तो मेरे मिलिट्री और कारगिल इस दो मुद्दे पे 6 वीडियो मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 6 वीडियो भी आप देखिए। और ये मेरी बुक है rahulmehta.com/301.htm rahulmehta.com/301.htm राइट टू रिकॉल पार्टी मैनिफेस्टो। इसके चैप्टर 20 में स्वदेशी के ऊपर है और मिलिट्री और वॉर, इसके ऊपर 4 चैप्टर है। अब पहले तो जो दावा किया जाता है कि भारत युद्ध जीत गया, यदि सचमुच भारत युद्ध जीत गया था तो आप गूगल कीजिए .5353, टाइगर हिल के पास एक पर्वत है, .5353 का मतलब कि उसकी ऊंचाई 5353 मीटर है। वहाँ इतने सारे पर्वत है कि सबका नाम देना मुमकिन नहीं है, इसलिए बहुत सारे पर्वतों का नाम उसकी ऊंचाई से ही रख दिया है। तो .5353 पे आज भी पाकिस्तान का बंकर है, वो गवर्नमेंट और ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, और वो अमेरिका ने जानबूझ के पाकिस्तान के अंडर में रहने दिया ताकि भारत सरकार को एक तरह की याद दिखाने के लिए कि देखो जितना तुमने कारगिल में आगे बढ़े वो भी हमारी मदद से आगे बढ़े हो, और अपनी बलबूते पे आगे बढ़े हो तो 5353 लेके दिखाओ। अब कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत अमेरिका ने कराई थी। पाकिस्तान में न इतनी हिम्मत है, न इतनी ताकत है, न इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, और न ही इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कारगिल पे का इस तरह का अटैक कर सके। अमेरिका ने क्यों करवाया? क्योंकि वाजपेयी ने जब पोखरण 2 किया, जो कि अच्छा काम था, एक ही अच्छा काम किया है पूरी जिंदगी वाजपेयी ने, वो है पोखरण 2, और उसके लिए हम सबको उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। पर उससे अमेरिका नाराज़ हो गया, रशिया भी नाराज़ हो गया। ऐसा नहीं है कि रशिया को अच्छा लगा था, तो अमेरिका नाराज़ हो गया। पोखरण 2 शुरू होने से पहले अमेरिका को पता लग गया था कि पोखरण 2 होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें छिपाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे साइंटिस्ट को एक जगह पहुंचाना होता है, इतने सारे इंजीनियर को एक जगह पहुंचाना होता है, न्यूक्लियर मटेरियल को खिसकाना होता है, और इन सारी चीज़ों पे सैटेलाइट की हमेशा वॉच होती है। तो उन्होंने वाजपेयी को काफ़ी धमकाया था कि पोखरण 2 मत करना, लेकिन वाजपेयी पर कुछ जो अच्छे पैट्रियोटिक लोग हैं आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर, उनका प्रेशर था, और इसलिए वाजपेयी को पोखरण 2 करना पड़ा और किया। तो अमेरिका ने तय किया कि भाई इसे वाजपेयी को सबक सिखाना है, इसलिए पॉलिटिकली वाजपेयी की सरकार गिराई। वो मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो पे, कि उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को धंधे पे लगा दिया कि भाई वाजपेयी की सरकार गिरानी है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, मतलब फंडिंग तो सारा अमेरिका से था पर मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि हाईकोर्ट के धक्के खाना, प्रेस के धक्के खाना, प्रेस को पैसा पहुंचाना कि वो ये खबर छापे, वो खबर छापे, जजों के जो रिश्तेदार हैं उनको पैसा पहुंचाना, वो सारा ग्राउंड वर्क ये लोग करते थे। और जयललिता ने, उस समय जयललिता के पास 12-15 MP थे, उन्होंने वाजपेयी को सपोर्ट दिया था। तो जयललिता को धमकाया गया कि भाई वाजपेयी को सपोर्ट दिया वो वापस खींचो। जयललिता ने मना किया तो जयललिता को जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया, एक दिन जेल में भी रखा, एक दिन जेल में भी रहना पड़ा वाजपेयी को और जयललिता को। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तानसी लैंड केस उसके सामने फाइल किया था कि भाई इस लैंड केस में जयललिता ने भ्रष्टाचार किया है, किया होगा, उसमें नहीं किया होगा वो तो
भगवान जाने, पर उसको सरकार का सपोर्ट वापस खींचाना था, इसलिए ये कदम उठाया। उसके बाद वाजपेयी ने मायावती, सोनिया गांधी और जयललिता की मीटिंग रखी। ये स्टेटमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का कि ये 3 देवियाँ गंगा यमुना सरस्वती है, गंगा लक्ष्मी सरस्वती, मतलब उन्होंने सोनिया गांधी, मायावती और जयललिता को भारत की 3 देवियों के साथ तुलना की थी, और वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है इस मूवमेंट में लग गए। उसमें फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। ये स्टेज 1। लेकिन फिर जब री इलेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि अब तो वाजपेयी की सरकार और अच्छी तरह आ जाएगी, इसलिए अमेरिका ने कारगिल का वॉर कैसे करवाया कि पाकिस्तान को पूरी टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी। देखो, पाकिस्तान की और यूरोप के जो नाटो कंट्री है उसकी हेल्प के बिना पाकिस्तान कारगिल वॉर कर ही नहीं सकता था। कैसे कि उस एरिया में सैनिकों को पहुंचाना, इतनी सारी सामग्री पहुंचानी, वॉर की, मेडिसिन की, बंकर बनाने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए जैसे सीमेंट है या कुछ भी है, उसके लिए जो हेलीकॉप्टर चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर की, इतनी ऑल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर चल सके, और वो भी एक्सट्रीम विंटर में, क्योंकि कारगिल की तैयारियां कब शुरू हो गई, जब विंटर शुरू हो गई थी उसके बाद वहाँ पे बंकर बनाने शुरू किए थे। तो वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास है, लेकिन जो नेटो कंट्री ने उसको दिए हैं, मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने दिए हैं या अमेरिका ने दिए हैं, वो उस हेलीकॉप्टर के उतने कम स्पेयर पार्ट देते हैं कि वो हेलीकॉप्टर मुश्किल से 5-7 फ्लाइट ही कर पाएगा। ये कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। जैसे फ्रांस है, वो यदि भारत को प्लेन देगा तो प्लेन के साथ वो उतने ही स्पेयर पार्ट देगा कि वो प्लेन 10 बार 15 बार उड़ सके, यानी 15 बार उड़ने के बाद यदि दोबारा प्लेन उड़ाना है तो हमें फ्रांस की सरकार के पांव छूने पड़ेंगे। तो इसमें अंदाज लगाया जाता है कि जितने सैनिकों को वहाँ पहुँचाया गया था, जितना माल सामान पहुँचाया गया था, उसमें ये हेलीकॉप्टर है उसने दर्जनों नहीं सैकड़ों, मतलब करीब शायद 1000-2000 ट्रिप लगाए होंगे सारे हेलीकॉप्टर मिला के। तो इसका मतलब कि अमेरिका ने उसको पूरी मदद की थी। फिर उस हाई ऑल्टीट्यूड पे जिस तरह के कपड़े यूज़ होते हैं, जिस तरह के जूते यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बनती, और ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अधिकतर इस तरह की चीज़ें हैं वो सिर्फ मिलिट्री ग्रेड के स्टोर रखते हैं, और उसमें गवर्नमेंट की हमेशा वॉच होती है। तो पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पे खरीदारी कर रहा था ये सारे सामानों की, वो भी अमेरिका के कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हेल्प जो मिली, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन, वो भी अमेरिका के सैटेलाइट्स ने दी थी। साथ में जो दूसरी घटना हुई इंडिया में, वो भी समझनी चाहिए कि हमारे जो इसरो डिपार्टमेंट है उसका जो सैटेलाइट है वो हमेशा कारगिल एरिया पे वॉच रखता था। तो यदि उस सैटेलाइट की वॉच रखी होती तो जो इतने सारे हेलीकॉप्टर ट्रिप हो रहे थे वो सैटेलाइट तुरंत पकड़ लेता। कैसे पकड़ लेता कि हेलीकॉप्टर है वो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, और वो जब ट्रैवल करता है तो अपनी हीट सिग्नेचर छोड़ता है। अब एकदम सुनसान इलाका है, नीचे बर्फ़ है, नीचे कोई मकान नहीं है, नीचे कोई लोहे की ऑब्जेक्ट भी नहीं है सरफेस के ऊपर, नीचे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, कोई एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, और ऐसे में एक हेलीकॉप्टर जाता है, अपनी स्मोक सिग्नेचर रखता है, स्मोक अपने जो धुआं निकलता है हेलीकॉप्टर में से, तो सैटेलाइट इमेज में साफ पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। और वो भी बड़े पैमाने पे इतने सारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो हेलीकॉप्टर जो धुएं के निशान है वो इसमें सैटेलाइट इमेज में पकड़े जाएंगे। मतलब कि मान लो कोई इंडस्ट्रियल इलाका है, दिल्ली है या बॉम्बे, उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है तो सैटेलाइट में सीधा साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे इतने सारे बिल्डिंग है, नीचे इतने सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इतना सारा पॉल्यूशन है कि उसमें हेलीकॉप्टर का धुआं कहीं खो जाएगा। लेकिन कारगिल जैसी जगह में जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट है वो हेलीकॉप्टर को, और हेलीकॉप्टर ट्रैवल कर रहा है उसको आसानी से पकड़ लेगा। तो इसरो के सैटेलाइट ने पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इसरो का सैटेलाइट सुपरविजन बंद करवा दिया था। किसने बंद करवाया?
अब इसरो है वो वाजपेयी के अंडर में आता है, सीधा इसरो है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। बीच में कभी कभी डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं पर और कोई मिनिस्टर का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। हमेशा जब से इसरो की शुरुआत हुई है तब से वो हमेशा पीएम के अंडर रहा है। तो वाजपेयी ने बंद कराया ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर वाजपेयी को कुछ अता पता नहीं रहता था। वो शराब पी के पड़े रहते थे, मछलियाँ खाना, बकरी का मीट खाना, बस, और शराब पी के पड़े रहना। उनको कोई अता पता नहीं रहता था कि उनके आसपास कौन क्या कर रहा है। और उनके अंडर में जो सेक्रेटरी होंगे ब्रजेश मिश्रा या जो भी रहे होंगे, उन्होंने शायद इसरो के चेयरमैन को डराया धमकाया होगा और कहा होगा कि भाई ये सरकार में इकोनॉमी की मतलब पैसे की कमी है, फिजूल खर्चे बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। और उसके अंडर उसने ये सैटेलाइट सुपरविजन का जो प्रोजेक्ट था वो बंद करा दिया। तो पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और उसी समय सैटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया। तो ये सैटेलाइट सुपरविजन बंद कराना, ये काम भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। और मतलब यदि किसी ने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मैनेज किया है तो ये काम या तो ये CIA जैसे कोई लेवल की संस्था ही कर सकती है, कोई छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो PMO के सेक्रेटरी को मैनेज कर सके, ये काम सिर्फ CIA ही कर सकता है। और उसके बाद कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। तो अब जो कारगिल का वॉर शुरू हुआ उसमें जो हमें बहुत नुकसान हो रहा था, मतलब कि दुश्मन का 1 सैनिक मरता था और हमारे 10 सैनिक मरते थे। और उसका बहुत आसान सा रीज़न है, एडवांटेज ऑफ हाइट कहते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइट यानी कि दुश्मन है वो हाइट पर है एकदम, और उसने एक यहाँ पे दीवार जैसा बना दिया है। दीवार में उसने छोटे छोटे होल्स किए हैं और उसमें से वो शूट कर रहा है। और हमारा सैनिक है वो पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है और उसके पास बनाने के लिए कोई दीवार नहीं है, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है। उसने दीवार बना दी तो ऊपर कैसे चढ़ेगा? और ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार को आगे आगे लेता जाएगा। तो वो जितना हो सके छिपने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से वो दिख ही जाएगा। और प्लस उस समय वेदर है वो थोड़ा क्लियर हो गया था, तो सैटेलाइट से भी काफ़ी जानकारी मिल सकती है कि कौन कहाँ पे छिपा हुआ है, और वो यहाँ से फायरिंग करेगा। अब यहाँ से तोप का गोला मुश्किल से ऊपर पहुँच पाएगा, जबकि यहाँ से बंदूक की गोली है वो भी काफ़ी स्पीड से, मतलब सीधी निशाने पे लगेगी। तो बोफोर्स के तोप के गोले वहाँ पे बराबर फायर हो रहे थे, जिसके वजह से बंकर को नुकसान पहुँच रहा था। लेकिन इसमें क्या था कि तोप के गोले इस तरह से फेंकेंगे तो 100 गोले फेंकेंगे, मुश्किल से 1 गोला है वो बंकर पे पहुंचेगा। उसमें भी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे पास बोफोर्स के तोप के गोले थे उसकी सप्लाई 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती। मतलब यदि युद्ध 3 महीने 4 महीने में ख़त्म नहीं होता तो हमारी बोफोर्स की तोप के गोलों की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती। अब इसमें अमेरिका कैसे डिसाइड करता कि भाई युद्ध कौन जीतने वाला है, कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को मटेरियल सप्लाई चालू रखता है तो और हमारे मटेरियल सप्लाई रुकवा देता है, जैसे कि बोफोर्स की बंदूक के गोले, बोफोर्स की तोप के गोले का सप्लाई है, वो उसने स्वीडन को मना कर दिया कि तुम नहीं बेचोगे, साउथ अफ्रीका को भी मना कर दिया तुम नहीं बेचोगे, इजराइल ने बेचे, लेकिन वो भी बाद में जब अमेरिका ने अप्रूव किया कि हाँ, कि इजराइल को परमिशन की दी कि हाँ तुम गोले बेच सकते हो, तब इजराइल ने हमें गोले बेचे और उसकी वजह से हम कुछ युद्ध में टिक पाए फाइनली। और फिर दोनों को, पाकिस्तान को और भारत को, अमेरिका के टेबल पे आना पड़ा। और उसमें अमेरिका ने भारत को कहा कि भाई ये तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तुम हमारे कंट्रोल में रखोगे। उसके बाद फिर CTBT साइन हुई, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, इसलिए CTBT साइन होने में इतना देर लग गई। और जब सारे और भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट भी थे, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को बीजेपी नहीं आने दे रही थी उस समय, स्वदेशी लॉबी का बहुत दबाव था, तो सारी शर्तें कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को आने दोगे, लिबरल और इंडियन इकोनॉमी को और लिबरलाइज करोगे, इंडियन ये पेटेंट का कानून,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, वो कानून पास करोगे, जब सारी एग्रीमेंट वर्बली हुए, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि अब तुम सैनिक अपने खींचना वापस शुरू करो। और उसमें देर हो न हो, मतलब उसके बाद फिर अमेरिका ने भारत को लेसर गाइडेड बम दिए, यानी फ्रांस के द्वारा दिलवाए। अमेरिका ने डायरेक्टली नहीं दिए, क्योंकि अमेरिका कागज पे ऐसा नहीं आने देना चाहता था कि उसने पाकिस्तान की कुछ मदद की या इंडिया की कुछ मदद की। इसलिए अमेरिका ने फ्रांस को कहा कि तुम भारत को लेसर गाइडेड बम दो। लेसर गाइडेड बम क्या होता है, मतलब यदि लेसर गाइडेड बम हमारे पास होते 1998 में, तो कारगिल का युद्ध है वो 15 दिन में ख़त्म हो गया होता और हमारा एक भी सैनिक नहीं मरते। लेसर गाइडेड बम क्या है? लेसर गाइडेड बम की खोज अमेरिका में हुई थी 1971 में, और रशिया ने 1981 में बना लिए थे। चाइना ने भी 1991 तक 1985 तक बना लिए थे चाइना ने लेसर गाइडेड बम। लेकिन हमारे पास 1998 तक लेसर गाइडेड बम नहीं थे, क्योंकि रशिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, किसी भी कंट्री ने हमको लेसर गाइडेड बम बेचे नहीं, और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हम बम बना सके। लेसर गाइडेड बम क्या होता है कि प्लेन है वो कुछ 10-20 हज़ार फीट की ऊंचाई पे जाता है, सैटेलाइट है वो लेसर से एक स्पॉट बनाता है, और अब प्लेन है वो 20,000 फीट, 10,000, 20,000 फीट की ऊंचाई पे है, इसलिए उसको तोड़ना, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय करना करीब करीब नामुमकिन है। वहाँ से वो एक बम फेंकता है, और वो बम की खूबी क्या है कि वो जो लेसर का डॉट है, वो लेसर का डॉट ढूंढते ढूंढते उसके ऊपर गिरेगा, यानी कि बम गिरा और हवा की वजह से वो थोड़ा, मान लो 15 मीटर साइड चला गया, तो उसमें फिन्स होते हैं, वो एक फिन को थोड़ा टेढ़ा कर देगा और वापस वो अपने टारगेट पे आ जाएगा। फिर से वो थोड़ा इस तरफ चला गया, उसने देखा कि भाई ये जो लेसर का डॉट है वो अभी 50 मीटर दूर चला गया, तो फिर से एक फिन टेढ़ा करेगा और वो वापस अपनी लाइन पे जाएगा, और फाइनली उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है कि जो डॉट है उसके 10-20 मीटर के आसपास ही गिरेगा, यानी कि एक बम है वो पूरा बंकर है वो तोड़ देगा। और दूसरी चीज़ होती है लेसर गाइडेड बम, मिसाइल, लेसर गाइडेड मिसाइल। लेसर गाइडेड बॉम्ब में एक डिसएडवांटेज क्या है कि प्लेन को जो टारगेट है उसके बिल्कुल ऊपर जाना पड़ता है। यदि प्लेन 1-8 किलोमीटर भी दूर है तो टारगेट के पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो गए, और इसमें प्लेन को वहां तक जाना पड़ता है, यानी प्लेन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन लेसर गाइडेड मिसाइल में जो प्लेन है वो टारगेट है उससे 5-7-10 किलोमीटर ऊपर और हॉरिजॉन्टली 20-30 किलोमीटर दूर हो सकता है, और उसमें जो मिसाइल है वो पहले हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा 20-30 किलोमीटर, फिर टारगेट के जैसे ऊपर पहुंचेगा उसके बाद वो बम की तरह गिरेगा। इसमें डिटेल में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पे मिल जाएगी। लेसर गाइडेड बॉम्ब, लेसर गाइडेड मिसाइल, ये भी देख लेना कि किस ईयर में अमेरिका ने बनाई, किस ईयर में रशिया ने बनाई, किस ईयर ने चाइना ने बनाई। और इंडिया में 2000 मतलब कारगिल के वॉर के समय फ्रांस ने हमें लेसर गाइडेड मिसाइल बेची। इसका मतलब क्या है कि रशिया ने भी हमारी कारगिल युद्ध में कोई मदद नहीं की। यदि रशिया ने हमें पहले ही दिन लेसर गाइडेड बॉम्ब बेचे होते तो 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाता, हम पाकिस्तान को तोड़ के रख देते। और ऐसा नहीं है कि रशिया कोई बुरा कंट्री है या सारे कंट्री एट द एंड ऑफ द डे वो अपने हित के बारे में सोचेंगे। अमेरिकनों ने मतलब रशिया को कहा होगा, और रूस की बहुत सारी कमजोरियां भी है, और रूस के जैसे रशिया में चेचन का प्रॉब्लम है, यदि अमेरिका है वो चेचन को खूब सारे पैसे दे दे तो रशिया में भी बहुत सारे लोग मरेंगे। और दूसरे रशिया को भी अच्छा नहीं लगा था कि पोखरण 2 किया, किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा। देखो वो हमारा दुश्मन देश नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमें छोटे भाई की तरह जो मांगो वो मदद करेगा और या हमारा हमेशा शुभचिंतक की तरह काम करेगा। तो उसने हमें लेसर गाइडेड बॉम्ब आखिर तक नहीं दिए। फाइनली पाकिस्तान वहाँ से निकलने से मना कर रहा था,
इसलिए फिर अमेरिका ने फ्रांस को कहा कि फ्रांस हमें लेसर गाइडेड बॉम्ब दे, और हमने 5-6 बम फेंके। आप उसमें गूगल करना कि कारगिल के टाइम के आखिर के स्टेज में लेसर गाइडेड बम का यूज़ हुआ, उसके बाद ही युद्ध खत्म हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे पांव अड़ा के जम गया था। मतलब यदि अमेरिका उसके सप्लाई रोक देता तो भी 2-3 महीने तक युद्ध चले, उतनी वहाँ पे जमावट पाकिस्तान ने कर ली थी। और अमेरिका युद्ध को जितनी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म होना चाहता था, क्योंकि भारत ने सारी शर्तें तो मान ली थी कि इंश्योरेंस सेक्टर को आने देंगे, पेटेंट का कानून पास कर देंगे, सारी शर्तें तो मान ली थी। और युद्ध यदि ज़्यादा चलता है, भारत को नुकसान जाता है, तो भारत की पब्लिक के पास धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी कि सेना कितनी कमज़ोर है। और ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि भारत की सेना कितनी कमज़ोर है, तो भारत की सेना को मजबूत करने के लिए एक्टिविज़म पूरा शुरू हो जाएगा। अमेरिका है वो चाहता नहीं है कि भारत के लोग जागे। अमेरिका भी यही दिखाना चाहता था कि युद्ध अमेरिका नहीं जीता, भारत जीता। क्योंकि यदि भारत के लोगों को पता चलता कि कारगिल का युद्ध है वो भारत हार गया, अमेरिका जीत गया, तो भारत के लोग जाग जाते तो बड़े पैमाने पे सेना को मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो जाती। इसलिए फिर फ्रांस ने भारत को लेसर गाइडेड बम बेचे, पर वो जो लेसर गाइडेड बम फ्रांस में बेचे हैं उसका एक्टिवेशन की है वो फ्रांस के पास होता है। मतलब कि भारत फ्रांस की परमिशन के बिना उसे यूज़ नहीं कर सकता। यदि यूज़ करने की कोशिश की तो कभी भी फ्रांस है उसको डीएक्टिवेट कर सकता है। और इसीलिए 5353 क्यों अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हम क्यों 5353 पे 5-10 लेसर गाइडेड बम नहीं फेंक देते, वहाँ पे जितने बंकर है वो टूट जाए, क्योंकि फ्रांस हमें परमिशन ही नहीं देगा वहाँ पे लेसर गाइडेड बम फेंकने की। तो मतलब, और आखिर जो एंड इवेंट्स है वो क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन को जाके मिले वॉशिंगटन में, एग्जैक्ट डेट में भूल गया। उस समय वहाँ पे कुछ दोपहर के 12-2 बजे थे, इंडिया में रात के 2 बजे होंगे। वो बात कर रहे थे कि भाई कश्मीर का वगैरह का समझौता ऐसा, और क्लिंटन ने कहा कि अभी युद्ध बंद करना है। तो फिर उसने कहा कि हमारे सैनिकों को सेफ पैसेज दो, यानी कि वापस जाने को। जब वो वापस उतर रहे हो तब इंडियन आर्मी उन पे फायरिंग ना करे। तो क्लिंटन ने इंडिया में रात के 2 बजे थे, रात के 2 बजे फ़ोन किया, वाजपेयी को जगाया नींद में से, तीनों ने बात की। वाजपेयी ने प्रॉमिस किया कि सेफ पैसेज देंगे। यदि हम सचमुच युद्ध जीते तो हमने सेफ पैसेज क्यों दिया, मार डालते जितने भी आए थे उनको। पाकिस्तान तो कहता था कि वो हमारे सैनिक है ही नहीं। जब पाकिस्तान कह रहा है कि वो हमारे सैनिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं। और यदि कोई वायलेंट इन्फिल्ट्रेटर बॉर्डर क्रॉस करता है तो कंट्री को राइट है कि उसको बिना ट्रायल के उसको शूट कर सके। तो यदि हम सचमुच युद्ध जीत गए तो एक भी आदमी को वापस जिंदा नहीं जाने देना था। लेकिन हम क्यों युद्ध जीत नहीं सकते कि यदि अमेरिका ने कहा कि सेफ पैसेज दो, और यदि हम सेफ पैसेज देने से मना करते तो अमेरिका बोफोर्स के तोप के गोले रुकवा देता, लेसर गाइडेड बम की सप्लाई रुकवा देता और पाकिस्तान को डबल मदद करता, तो हमारे और 800 सैनिक मर जाते। हमारे 800 सैनिक मरे, शायद 800 से ज़्यादा। हर एक सेना है वो अपनी जान हानि कम दिखाने की कोशिश करती है, उसमें कोई अपने आप में गलत बात भी नहीं है। तो भी ऑफिशियल आंकड़ा 800 है। कितने घायल हुए, अनऑफिशियल आंकड़ा तो 2000 से ऊपर है। और इसलिए हमें अमेरिका के कहने पे सेफ पैसेज देना पड़ा। वो भी साफ बताता है कि अंत में जो युद्ध विराम है वो अमेरिका से हुआ। रात को 2 बजे अमेरिका ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया कि सेफ पैसेज देना है। वाजपेयी को ऑर्डर एग्री करना पड़ा, क्लिंटन का ऑर्डर। वाजपेयी ने कुछ 2:30, 3, 4 बजे जॉर्ज फर्नांडिस को ऑर्डर दिया कि सेफ पैसेज देना है। जॉर्ज फर्नांडिस ने जनरल को कहा कि सेफ पैसेज देना है। सुबह 6 बजे जनरल ने कुछ 24 घंटे या 48 घंटे का सेफ पैसेज डिक्लेयर किया, यानी कि जो भी पाकिस्तान के सैनिक कारगिल की हाइट्स के बंकर है वो वापस जा रहे हैं, या तो उनको हेलीकॉप्टर लेने आ रहे हैं, या तो वो पैदल वापस जा रहे हैं, जिसी भी तरह से वापस जा रहे हैं, इंडियन आर्मी उन पे कोई फायरिंग नहीं करेगी। और करीब करीब 2 दिन तक कोई फायरिंग नहीं हुई, सेफ पैसेज मिला और 2 दिन के अंदर सारे पाकिस्तानी घुसपैठिए वो चले गए। तो इतने सारे पॉइंट कि एंड में लेसर गाइडेड बम फ्रांस ने हमको दिया, उसके बाद ही युद्ध है वो क्लोजिंग पॉइंट पे आया।
आखिर में हमको सेफ पैसेज देना पड़ा। .5353 अभी भी पाकिस्तान के अंडर में है। हमारा सैटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया, वरना कारगिल में इतने सारे घुसपैठिए आते ही नहीं। बीएसएफ का सुपरविजन भी यदि चालू रहा होता, जैसा उनका रिटर्न प्रोसीजर है कि हर 1 हफ्ते बाद उनको वहाँ पे हेलीकॉप्टर पे जाके रीडिंग करना होता है, वो कुछ रीडिंग करते ही नहीं थे, 25 साल से नहीं करते थे, और उसकी वजह से इतने घुसपैठिए घुस गए। ये साफ बताता है कि कारगिल युद्ध हम अपने बलबूते पे नहीं जीते, फ्रांस के लेसर गाइडेड मिसाइल से जीते हैं। अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, इसलिए युद्ध खत्म हुआ। यानी युद्ध है वो अमेरिका जीता, नेटो जीता, भारत और पाकिस्तान दोनों हार गए। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये है कि भारत के लोगों को पता ही नहीं चला कि हम युद्ध हार गए। अब तक करीब करीब में जितने लोगों को मिला, मुझे भी 2-3 साल बाद पता लगा कि युद्ध हम हार गए, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि सेफ पैसेज क्यों दिया, आए थे तो मार डालना था सबको, हार ही रहे थे। और बाद में जैसे जैसे, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, यानी लाइब्रेरी में जाके अलग अलग रेफरेंसेस देखो और उससे पता लगता था, और थोड़ा बहुत इंटरनेट था। तो अमेरिका के कुछ वेबसाइट थे जो कि मिलिट्री को बहुत डिटेल में कवरेज करते थे, इन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा छापा कि भाई ये युद्ध है वो अमेरिका ने बंद कराया है, बाकी दो में से किसी भी कंट्री की औकात नहीं है कि वो युद्ध को बंद करा सके या अपने फेवर में ढाल सके। तो धीरे धीरे 2003 यानी 4-5 साल के बाद मुझे क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने अपने बुक में लिखा, बहुत सारे इंटरनेट पर आर्टिकल्स पे लिखा, और बाद में जब ये YouTube और वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में, तो कुछ 2-1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई है मेरी। आप वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक 2 साल पुरानी वीडियो है जिसमें ये सारा मैंने डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ पूरा रिकैप किया। तो मीडिया ने और वाजपेयी ने जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट किया वो ये कि भारत के लोगों को बताया नहीं कि भाई देखो हम युद्ध हार चुके हैं, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना था, वोट इकट्ठे करने थे, इसलिए उसने भी झूठ बोला। और मीडिया को तो जो पैसा देता है उसी के हिसाब से छापता है, तो किसी ने ये छापने के लिए पैसा नहीं दिया कि भाई असलियत छापो कि युद्ध तो हम हार गए। यदि ये असलियत भारत के लोगों तक पहुंचती तो लोगों को पता चलता कि भाई क्यों युद्ध हार गए, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे। कौन से हथियार नहीं थे? जैसे लेसर गाइडेड बम नहीं था, लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं था, अलग अलग तरह के हथियार नहीं थे। कि अक्सर आपने कारगिल के युद्ध के बारे में पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा कि हमारे फाइटर प्लेन, 4 फाइटर प्लेन हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों डिस्ट्रॉय हो गए? क्योंकि वो सैनिक बंकर तक जा नहीं पाते थे, क्योंकि वो हाइट पे थे और आसानी से सैनिक को मार देते थे, इसलिए फ्लाइट से गए। अब प्लेन है, यदि वो हाइट पे उड़ता तो वहाँ से जो मिसाइल फेंकता था वो निशाने पे जाते नहीं थे। इसलिए कुछ पायलट ने डिसाइड किया कि हम लो फ्लाइंग करेंगे ताकि हम निशाने पे मिसाइल फेंक सके। यदि लेसर गाइडेड बम होता तो प्लेन को इतना नीचे उड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो नीचे उड़ने की कोशिश की उन्होंने, और उसमें उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से वो प्लेन को उड़ा दिया। यानी ये फैक्ट कि हमारे 4 प्लेन उड़ गए कारगिल की लड़ाई में, वही अपने आप में साबित करता है कि प्लेन को नीचे उड़ना पड़ा, और नीचे उड़ना पड़ा क्योंकि लेसर गाइडेड मिसाइल हमारे पास नहीं थे, लेसर गाइडेड बम हमारे पास नहीं थे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती तो लोग सोचने लगते कि भाई जो लेसर गाइडेड बम अमेरिका ने 1971 में बनाया, रशिया ने 1981 में बनाया, चाइना ने 1985 में बनाया, हम वो 1998 तक बना क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, फैक्ट्रियाँ ठीक से काम नहीं करती। फैक्ट्रियाँ क्यों काम नहीं करती? तो फिर पूरा रिसर्च शुरू होता कि भाई बाहर के देशों में ज्यूरी सिस्टम है, ज्यूरी सिस्टम नहीं है। तो चाइना में 2 लाख जज है, 2 लाख जज है तो जजमेंट फटाफट आते हैं, यहाँ पे जज की कमी है। तो लोग जुडिशरी इंप्रूव करनी शुरू करते, फैक्ट्रियाँ इंप्रूव करनी शुरू करते, और इससे हमारी सेना इंप्रूव होनी शुरू होती। लेकिन वाजपेयी ने, और सब ने, अकेले वाजपेयी नहीं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब देश को अंधेरे में रखने की कोशिश करी। वो तो अब चाइना लद्दाख में इतना घुस गया, और पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमारे सैनिक मर रहे हैं, और थोड़ा सोशल मीडिया आया, फेसबुक वगैरह, उससे हमें अब पता लग रहा है कि भाई हमारी सेना में कितनी कमजोरियां हैं। वरना अभी तक एक ब्लैकआउट ही रहता था कि भाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि कांस्टेबल है वो 20 रुपया मांग रहा है, पटवारी है वो 50 रुपया मांग रहा है, सेना कमज़ोर है, बांग्लादेशी घुस गए हैं, वो उसको उस पर कुछ फोकस ही नहीं जाता था। तो सारी पार्टियां, फिर वो समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने इस बात को दबा दिया कि कारगिल का युद्ध हम हार गए हैं।
हमारे जैसे थोड़े बहुत एक्टिविस्ट थे, हमने कोशिश की, यूट्यूब है, इंटरनेट है, अखबार के एडवर्टाइजमेंट है, जिसके द्वारा हमने लोगों को बताने की कोशिश की कि हम ये युद्ध हार चुके थे और उसका रीज़न है कि सेना कमज़ोर थी, और सेना कमज़ोर थी यानी हमारे यहाँ हथियारों का उत्पादन नहीं हो रहा। और उसका सॉल्यूशन क्या है कि हथियारों का उत्पादन बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, तो उसके लिए ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स, DDMRCM है यानी MRCM, TCP, राइट टू रिकॉल, ये सारे अलग अलग सजेशंस है। तो मैं समराइज़ करूँगा, कारगिल का युद्ध हम हार चुके थे, उसका सबूत है कि .5353 आज भी हमारे अंडर में नहीं है। हमें सेफ पैसेज देना पड़े, यानी जिन लोगों ने हमारे बॉर्डर में घुस के हमारे 800-2000 सैनिकों को मारा था, हज़ारों को घायल किया था, उसे हमें वापस जाने का मौका देना पड़ा। लेसर गाइडेड बम आखिर में मिला हमको, फ्रांस ने दिया, उसके उपयोग के बाद ही युद्ध का टर्निंग पॉइंट आया। और युद्ध का एंडिंग भी जो हुआ कि क्लिंटन ने रात को 2 बजे, यानी इंडिया के रात के 2 बजे, वहाँ पे दोपहर के 2-4 बजे होंगे, क्लिंटन ने वाजपेयी को फ़ोन किया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वाजपेयी मीटिंग में थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे वाजपेयी को रखा। क्लिंटन ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया कि सेफ पैसेज दो, उसके बाद सेफ पैसेज दिया। और जैसे ही कारगिल युद्ध ख़त्म हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बीजेपी की सरकार आई, पहला काम क्या किया, आप गूगल करना, पहला काम क्या किया, यशवंत सिन्हा ने इंश्योरेंस कंपनी को परमिशन दी, जितने पेटेंट के, उसके बाद पेटेंट के कानून पास किए, फिर CTBT पे हस्ताक्षर करने की पूरी प्रोसीजर की शुरुआत की, जो कि काफ़ी लंबी चली। ये NPT, सॉरी NPT CTBT नहीं, 123 डील, 123 डील पे साइन करने की पूरी प्रोसेस है, वो उसी समय शुरुआत हो गई थी। और वाजपेयी ने बहुत सारे झूठे स्टेटमेंट भी बाद में दिए कि हमारे पास मिनिमल क्रेडिबल डिटेरेंस है, हमें और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की ज़रूरत नहीं है, सिमुलेशन से सारा काम हो जाएगा। इस तरह से हमने बेसिकली अमेरिका की सारी शर्तें मार दी। ये साबित करता है कि कारगिल का युद्ध हम हार चुके थे। और इसका उपाय क्या है कि हमें भारत में हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हथियारों का उत्पादन बिना FDI के, ये FDI है वो मेड इन इंडिया है, पर जब मैं मेड इन इंडिया बोलता था तब मतलब अलग था। मेरा कहने का मतलब था मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस। ये कुछ बिल्कुल उसका विकृत स्वरूप आ गया मेड इन इंडिया का, मेड इन इंडिया मेड बाय अमेरिकन्स, या मेड इन इंडिया मेड बाय जापानीज़। भाई मेड इन इंडिया हथियार है, लेकिन यदि मेड बाय पाकिस्तानी है तो क्या काम आएगा युद्ध के दिन। यदि मेड इन इंडिया है लेकिन मेड बाय अमेरिकन है या मेड बाय जापानीज़ है तो वो कोई काम नहीं आने वाला। मतलब मेड इन इंडिया का इतना विकृत डेफिनेशन दे दिया है कि भाई इंडिया के अंदर बना है ना, भले ही वो जापानीज़ ने बनाया, वो अमेरिका ने, वो मेड इन इंडिया का विकृत स्वरूप है, वो असल में न स्वदेशी है और न भारत की सेना को कोई काम आने वाला है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग विदाउट FDI वो उपाय है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग FDI, वो तो जितनी इंपोर्ट में खामियां हैं उतनी ही खामियां रहेगी। शायद पैसा थोड़ा कम खर्च हो कि वो 2 करोड़ में पड़ता है तो ये 1.5 करोड़ में पड़ेगा, लेकिन जो हथियार काम ही नहीं करने वाला युद्ध के दिन, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो 2 करोड़ का था या 1.5 करोड़ का था या 10 लाख का था या 10 करोड़ का था। इंडिया के अंदर बना है और हिंदुस्तानियों ने बनाया, मतलब बनाने वाले सारे हिंदुस्तानी है, तो वो हथियार युद्ध के टाइम पे काम करेगा। इसमें मेरा किल स्विच पे दूसरा वीडियो है, आप गूगल करना, किल स्विच पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और कैसे हम हथियारों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे कानून प्रपोज किए हैं। ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, वेल्थ टैक्स, MRCM, ये सारे कानूनों से हम हथियारों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।